सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज आपका 10वीं वर्ग के हिंदी विषय के क्रैश कोर्स के पहले क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पूर्व से जानते हैं कि इस बार के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए हर विषय का हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत क्रैश कोर्स कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहां उपस्थित हूं आपके सामने हिंदी विषय के क्रैश कोर्स को लेकर। आज हिंदी विषय के क्रैश कोर्स में आज ये पहला क्लास है आपके लिए। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न पत्र जो होता है, आपने देखा होगा पूर्व की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आपको मिला होगा, या फिर आप अपने विद्यालय में इस बार सेंटअप परीक्षा या उत्प्रेषण परीक्षा जिसे कहते हैं हम, उसको आपने दिया है। तो प्रश्न पत्र का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसको आपने देखा है। आपका प्रश्न पत्र जो होता है आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे हाथ में यहाँ एक प्रश्न पत्र है। ये नमूने के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये दो खंडों में होता है। पहला खंड जो आपका होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होता है। पहला जो खंड होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसको आपको OMR में बनाना है, वो 50 नंबर का होता है। लेकिन जब दूसरे खंड के तरफ आप जाते हैं, अगर पहले खंड को खंड अ कहते हैं और दूसरे खंड को खंड ब कहते हैं, या फिर पहले खंड को क और दूसरे को ख कहते हैं, तो हम आज चर्चा करेंगे खंड ब, यानी कि दूसरे खंड में जो पहला प्रश्न आपका होता है वो अपठित गद्यांश से संबंधित होता है। उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है, 2 गद्यांश होते हैं, उससे आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आप गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ को उस पर बना के और उसके बाद अपने उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो दूसरा प्रश्न भी आपका गद्यांश से संबंधित होता है। उस गद्यांश को आप पढ़ते हैं, विचारते हैं, उस पर अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं और उस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न होता है वो होता है निबंध लेखन, जो कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। तो आज हम लोग उस तीसरे प्रश्न पे अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग उस तीसरे प्रश्न का जो 10 अंक है, उस 10 अंक में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल कर पाए। तो चलिए हम लोग आज निबंध लेखन, यानी कि निबंध, हिंदी का प्रश्न पत्र जब आपको परीक्षा कक्ष में मिलेगा और जब आप अपने प्रश्न पत्र को खोलेंगे तो उसमें जो तीसरा प्रश्न होगा, यानी कि खंड ब का जो तीसरा प्रश्न होगा वो निबंध लेखन का होगा। तो वो जो निबंध लेखन है जो 10 अंक का है, उस 10 अंक को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल करें, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पूर्व की कक्षाओं में जब हम लोग हिंदी की कक्षा कर रहे थे तो उसमें निबंध के विषय में हमने पढ़ा है, आपको बताया गया है कि निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध पे अगर आप विचारते हैं, उसके परिभाषा को या फिर उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो निबंध जो है वो 2 शब्दों से बना होता है, नी जोड़ बंध, जिसका मतलब होता है अच्छे तरीके से बांधना। तो सबसे पहले तो इसको समझ लें कि अच्छे तरीके से बांधने का क्या मतलब है। तो अच्छे तरीके से बांधने का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु पे जब आप अपने विचारों को उस क्रमबद्ध तरीके से प्रकट करते हैं, तब जाके सूत्रपात होता है, सृजन होता है, जन्म होता है निबंध। तो आज उसी निबंध के विषय में हम चर्चा करेंगे कि उस तीसरे प्रश्न में आप ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त कर पाए। तो आइए, हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि निबंध पे अगर थोड़ी सी अपनी समझ को विकसित करने का हम प्रयास करें तो निबंध आखिर होता क्या है, निबंध होता क्या है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि, और मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया कि भली प्रकार से बंधा हुआ, जिसको अच्छे तरीके से बांधा गया हो, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं
अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या रचना। आपके सामने एक विषय होता है, आपको भी जब प्रश्न पत्र मिलेगा, जब आप अपने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी की परीक्षा देने जाएंगे और जब हिंदी विषय का आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, जो खंड ब का आपका तीसरा प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक, तो भली प्रकार से बंधा हुआ अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या रचना, उसे हम निबंध कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हमारी समझ विकसित हुई होगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें ऑप्शन में ये जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें ऑप्शन में एक ही विषय नहीं होगा, उसमें ऑप्शन होगा, उसमें 3 विषय होंगे, तो सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र का अवलोकन करें और आप अपनी समझ को उस एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा कक्ष में परखने का प्रयास करें कि इन तीनों विषयों में सबसे बेहतर तरीके से जो आपके अनुभव हैं, आपके विचार हैं, या फिर उसका भूमिका है, या उसके विषय में जो आपकी जानकारियां हैं, सबसे बेहतर किस विषय पे आपके पास है। तो 2 मिनट 3 मिनट पहले प्रश्न पे विचार अपना बनाइए, स्वयं में अपने विचार को बनाइए और फिर तय कीजिए कि इन तीनों विषयों में किस विषय पे आप बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। तो बेहतर लिखने के लिए उसके भूमिका के तौर पे आपकी जो जानकारियां हैं उनको फिर क्रमबद्धता में लाइए। उनको जब आप क्रमबद्धता में लाते हैं तब जाके आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे और आप उस प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाएंगे। तो हमने अभी समझा कि निबंध क्या है। तो अगर मोटे तौर पे सिंपल तरीके में, बोलचाल की भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो निबंध वह लेख है जिसमें आपके विचारों की क्रमबद्धता जो होती है वो प्रकट होती है। इतना आप समझे। किसी भी विषय पे जब आप अपने विचारों को या अनुभवों को, अनुभव वो जो आपने पढ़ के हासिल किया है, देख के हासिल किया है, सीख के हासिल किया है, उन अनुभवों को जब आप क्रमवार तरीके से, क्रमबद्धता से, सिलसिलेवार उस ढंग से उसको अपने आप क्या कहते हैं उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं, तब जाके यह प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी विचार आपकी बनी होगी, जैसा मैं आशा कर पा रहा हूं। अब अगर हम बात करें कि जब इसको लिखना शुरू करें, अब आप तय कर चुके हैं, आपके प्रश्न पत्र में जो 3 विषय दिए गए थे उस पे आपने अपना विचार परख लिया और आपने तय कर लिया कि आपको किस विषय पे लिखना है। तो अब उस विषय पे लिखने से पहले आपको तय करना है कि उस विषय पे आप लिख रहे हैं तो उसको कितना विस्तारित करना है, किस परिधि में, ये उसका परिधि क्या होगा, या किस रूप में उसको विस्तारित करेंगे। सबसे पहले तो इसको ध्यान में रख लें हम लोग। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आपकी जानकारियां हैं वो बहुत अच्छी बात है, जानकारी एक चीज है, लेकिन एग्जामिनेशन के तकनीक के अनुसार, प्रश्न पत्र के तकनीक के अनुसार आपको अपने उत्तर पुस्तिका में अपनी सारी जानकारियों को उड़ेलना नहीं है। जानकारियों का बाढ़ आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लाना है। जो आपका प्रश्न है सटीक जितना पूछा जा रहा है उतना आपको लिखना है। आपकी जानकारी आपके पास है, वो आगे आप कैरी करें, आगे उससे आपको बहुत सारी सहायताएं प्राप्त होंगी, बहुत सारा मौका आएगा जब आप उसको लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। लेकिन परीक्षा में जितना पूछा गया है उतना आपको लिखना है। जितनी जानकारियां हैं सबको उस उत्तर पुस्तिका में नहीं डालना है, इसलिए उसके विस्तार और परिधि पे आपको नाप तौल के ही लिखना होगा। ठीक, उसके बाद अनुपात और संतुलन। अनुपात और संतुलन आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी भी विषय पे आप लिखना शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। जिस विषय पे आपने तय किया कि मुझे इस विषय पे इस निबंध को लिखना है तो उसके बहुत सारे पक्ष होंगे। तो किसी भी एक पक्ष को आपको ज्यादा नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी एक पक्ष को ज्यादा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में कमी होगी। और यह जो प्रश्न है ये आपको 250 से 300 शब्दों में लिख देना है, या 150। अगर आपने प्रश्न पत्र को देखा है
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आपने देखा है तो उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश में लिखा हुआ है कि 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। अब अगर उनके पक्षों को सही अनुपात में आप नहीं लिखते हैं तो फिर एक पक्ष जैसे ही ज्यादा होता है दूसरा पक्ष छूट जाता है। इसलिए ये पॉइंट वहां काम करता है कि सही अनुपात में लिखना है। फिर प्रामाणिकता की बात करते हैं हम लोग। प्रामाणिकता क्या है? किसी भी विषय पे जब आप लिखते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो विषय किस क्षेत्र से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि आपने एक विषय चुना जो हमारे अर्थव्यवस्था को दर्शाता है या अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वैसे विषय को आपने चुना, या फिर आप अपने शिक्षा विभाग से संबंधित कोई विषय चुनते हैं, तो उसके प्रमाणिकता को यानी कि उस निबंध को प्रमाणिक बनाने के लिए, उसके ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका विषय है तो उसमें आप डाटा डालें कि भारत सरकार की योजनाओं के तहत या किसी भी प्रदेश की सरकारें जो हैं उनके योजनाओं के तहत इस योजना में बढ़ोतरी हुआ है, लोगों को लाभ हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इन सारे डाटा को आप डालते हैं तो आपका जो लेख होता है, आपका जो निबंध होता है, उसकी प्रमाणिकता बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि आप किसी, जैसे अक्सर आता है बच्चों को निबंध लिखने के लिए उसका प्रिय कवि कौन है। आपने अगर प्रश्न पत्र देखा है पूर्व के परीक्षाओं का तो उसमें ये टॉपिक आ गया। अब इसमें ये वाला पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तब तो आपने भारत सरकार, बिहार सरकार, भारत की अन्य किसी भी प्रांतीय सरकारों को या राज्य सरकारों के जो डाटा है उसको डाल दिया, उसकी प्रमाणिकता बढ़ गई। लेकिन आपको विषय दिया गया आपका प्रिय कवि, तो अब उसकी प्रमाणिकता को कैसे बढ़ाएंगे? तो अगर आप उसकी प्रमाणिकता को बढ़ाना चाहते हैं तो उस कवि के द्वारा कहे हुए कुछ सूक्तियों को, कुछ कहे हुए उनके कुछ पंक्तियों को जैसे ही आप उसमें डालते हैं और उन पंक्तियों को रिलेट करते हुए, उससे संबंध स्थापित करते हुए आगे की बात जैसे ही कहते हैं, आपके निबंध की प्रमाणिकता बढ़ जाती है। यानी कि आप जो बात लिख रहे हैं अपने उत्तर पुस्तिका में वो ऐसे ही बेवजह हवाई नहीं लिख रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसका प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कबीर पे लिख रहे हैं, तुलसीदास पे लिख रहे हैं, तो तुलसीदास से संबंधित कुछ पंक्तियों को आप लिख सकते हैं। तो ऐसे उस निबंध की प्रमाणिकता आप बढ़ा सकते हैं। भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा का जब आप प्रयोग करें तो एकदम सरल भाषा का प्रयोग करें, सहज भाषा का प्रयोग करें। सरल और सहज भाषा मैं इसलिए आपको प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जितना ही सरल और सहज भाषा का आप प्रयोग करते हैं, सामने वाला जो पढ़ने वाला है वो अच्छे तरीके से उसको समझ पाता है, और जब मार्किंग की बात आती है तो वो बेहतर अंक आपको देता है। ठीक, अब आप यहां प्रस्तुतिकरण है। अब जब ये सारा चीज कर लेते हैं तो प्रस्तुतिकरण, आप किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं तो उसके बहुत सारे घटक होते हैं। वो सारे घटक, सारे तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो वो उसकी प्रस्तुतिकरण जो होती है वो बड़ी बेहतर हो जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने अपने प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न पुस्तिका में लिखा। अब जो उसको जांचने वाला परीक्षक है वो आपको नहीं जानता है और आप भी उसे नहीं जानते हैं। मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका कौन जांचने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, आपको पता है? आपको नहीं पता है। और जो जांचने वाला व्यक्ति है वो किसकी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, वो भी आपको नहीं जानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही वो आपकी उत्तर पुस्तिका खोलता है तो आपके विषय में एक छवि बनाता है। आपकी उत्तर पुस्तिका जो होती है एक तरीके से आपके छवि को उस उत्तर पुस्तिका के जांचने वाले परीक्षक के सामने उभारती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए जैसे परिचय पत्र होता है, तो मान लीजिए कि उस एग्जाम की कॉपी जब जांची जाएगी तो वो पुस्तिका जो होगी, उत्तर पुस्तिका जो होगी, वो आपके परिचय पत्र के रूप में काम करेगी। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
कि मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, 2 4 5 व्यक्ति खड़े हैं और उसमें उन 5 व्यक्तियों में आप देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर, जिसे हम सुदर्शन कहते हैं, सुदर्शन, समझ रहे हैं आप सुदर्शन का अर्थ क्या होता है? उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसको देखते ही वो आपको अच्छा लगने लगता है। और मान लीजिए उन्हीं 5 6 10 जो भी हैं उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कहें कि भूतहा टाइप का है, भूतहा समझ रहे हैं आप, भूतहा टाइप का हो, तो अब जो बच्चे या फिर आप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप किससे बात करना पसंद करेंगे? उस सुदर्शन छवि वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से आप बात करना चाहेंगे, या जो व्यक्ति भूतहा आपको दिख रहा है उससे बात करना चाहेंगे? तो आपका उत्तर होगा कि सर हम उस व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो सुदर्शन है, जो देखने में सुंदर है। तो आपने ही जवाब दिया कि आपको पसंद क्या है, आपको सुंदर पसंद है। तो आप ठीक उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, उसी प्रकार वो परीक्षक जब आपकी कॉपी जांचता है तो उन कॉपियों के भीड़ में उस सुदर्शन कॉपी को खोजता है, उत्तर पुस्तिका को खोजता है। इसलिए ये प्रस्तुतिकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उत्तर पुस्तिका जो है वो आपके परिचय पत्र के रूप में परीक्षक के सामने कार्य करती है। ठीक, अब देखिए आगे कुछ और बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ये आप 4 पॉइंट यहां देख रहे होंगे। अब इन पॉइंट्स का, इन बिंदुओं का निर्धारण विषय के अनुसार होगा। अब ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, ये तो किसी भी विषय पे आप लिखते हैं निबंध। आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको जैसे प्रश्न पत्र मिलता है और आप किसी भी विषय पे निबंध लिखना शुरू करते हैं तो उसमें ये पॉइंट आ जाएगा। अब मान लीजिए कि एक विषय हम लेते हैं, जैसे पिछले साल के प्रश्न पत्र, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को, हिंदी के प्रश्न पत्र को आप खोल के देखते हैं तो हम मान लीजिए कि उसमें अनुशासन का महत्व, एक टॉपिक हमने चुना और हमने उस पर अपने समझ को विकसित किया, कुछ अपने विचारों को, अपने अनुभवों को अपने अंदर क्रमबद्ध किया और तय किया कि मुझे लिखना है अनुशासन के महत्व पे। तो जब जैसे ही आपका विषय तय हो जाता है तो विषय के अनुसार ये बिंदु भी निर्धारित होंगे। समझ पा रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? ये जो बिंदु हैं ये हमेशा एक ही नहीं होंगे, ये विषय के अनुसार इनका निर्धारण होगा। लेकिन जो पहला बिंदु है, जो पहला पॉइंट है, यानी कि भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो किसी भी विषय पे आप लिखेंगे उसमें वो आएगा। ठीक, तो भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें निबंध के विषय को हम स्पष्ट कर देते हैं कि भाई हम लिखने क्या जा रहे हैं, किसके विषय में लिखने जा रहे हैं। अब मैंने हम लोगों ने एक विषय चुना है, अनुशासन का महत्व। अब जैसे ही अनुशासन का महत्व, यानी कि हम विद्यार्थी, हम सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी के जीवन में ये शब्द, अनुशासन शब्द जो है, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी के महत्व पे लिख रहे हैं। तो पहला तो उसके विषय में बताएंगे, भूमिका, उस विषय को स्पष्ट करेंगे, और दूसरा आप चाहे तो उसकी उपयोगिता, ये वाला भी पॉइंट बना सकते हैं, या फिर दूसरा आप इसको भी बना सकते हैं, और फिर तीसरा इसको बनाएं। ठीक, आप दूसरा इसको बनाएं, आप दूसरा यानी कि 2 नंबर इसको कर दें और 3 नंबर इसको कर दें। ठीक, सबसे पहले भूमिका करें आप, दूसरा उपयोगिता, महत्व और निष्कर्ष। ठीक, तो भूमिका में आपने विषय स्पष्ट कर लिया, भूमिका में आपने क्या किया, विषय स्पष्ट कर लिया। उसके बाद उपयोगिता। अब आप सभी छात्र हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, उस महत्व को हम निर्धारित करें, उस महत्व को निर्धारित करें और उसकी उपयोगिता को बताएं कि वो क्यों उपयोगी है, वो क्यों उपयोगी है, कि वो विद्यार्थी के जीवन में उपयोगी क्यों है। उसके बाद हम उसके महत्व को बता दें। अब महत्व को बताते हुए आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे के आप अपने वर्ग कक्ष के, अपने विद्यालय के ही किसी विद्यार्थी के दिनचर्या हो, या फिर उसके स्कूल आने का समय हो, जाने का समय हो, उसके पढ़ने का समय हो,
और फिर आगे वो अपने जीवन में क्या कर पा रहा है, इस अनुशासन को अपने जीवन में आत्मसात करने की वजह से या अपनाने की वजह से, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे उस विद्यार्थी का नाम भी लिख सकते हैं, 2-4 लाइन की कथा बना के। ये एक मेरा मित्र था ऐसे, तो उसने पूरा अनुशासित था, उसका जो दिनचर्या था, और उसका परीक्षा परिणाम बड़ी बेहतर आया था इसी अनुशासन के कारण। तो आप उस महत्व के पॉइंट में उसको दर्शा सकते हैं। अब निष्कर्ष यानी कि चौथा जो पॉइंट होता है वो हमेशा उत्तर के अंतिम रूप के रूप में आता है। किसी भी विषय में जब हम लिखते हैं और जब उसके अंतिम बिंदु के रूप में जब हम आते हैं तो हम वहां निष्कर्ष देखते हैं, यानी कि उससे पहले के जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनको रिलेट करता हुआ आप निष्कर्ष बताते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाए, ऐसा हम जीवन में अपने बना पाए। अगर इस विषय की मैं बात करूं, अनुशासन का महत्व, ठीक, तो उसका क्या निष्कर्ष है, ठीक, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आप लिखने वाला जो होता है वो निष्कर्ष बताता है। तो आप अपनी समझ विकसित कर पाए, जैसा कि मुझे आशा है कि आपकी थोड़ी सी समझ इस पे विकसित हो पाई होगी कि हम किसी भी निबंध को लिखने के लिए जब तैयार होते हैं, विषय का चुनाव कर लेते हैं, तो उस विषय के अनुसार बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। हम लोगों ने यहाँ अनुशासन के महत्व विषय को चुना और हमने इन बिंदुओं पे उस विषय को क्या किया, लिख दिया, ठीक। थोड़ी सी समझ आपकी विकसित हुई होगी, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे आप देखिए, अब तो ये तय कर लिया कि किस पे लिखना है, क्या क्या लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक बात कि किसी भी उत्तर को जब आप लिखते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आपको लिखना क्या है। हर लिखने वाले के लिए, हर विद्यार्थी को, या फिर मैं बात करूं तो दुनिया में कुछ भी आप लिख रहे हैं तो लिखने वाले के लिए लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या नहीं लिखना है, या लिखते समय किन बातों से बचना है। तो इसकी भी थोड़ी सी हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निबंध लिखने से पहले विषय संबंधित उचित जानकारी जो है उचित ढंग से उसको क्या कर लें, क्रमबद्ध कर लें। जैसा कि मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि जैसे ही आपने तय कर लिया कि आपको इस विषय पे लिखना है, और जब आप तय करते हैं कि इस विषय पे लिखना है, तो कहीं ना कहीं उसके विषय में बहुत सारी जानकारियां आपके अंदर ऊपर नीचे हिलोड़े मार रही होती है। क्या सही कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब उन जानकारियों को बाढ़ के रूप में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लाना है, आवश्यकता के अनुसार उसको क्रमबद्ध कर देना है और जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही लिखना है। जानकारी आपको है, अच्छी बात है, लेकिन उन सभी चीजों को उसमें लेकर नहीं आना है, ठीक। उसके बाद उसको क्रमबद्ध कर लेना है कि पूरी जानकारियों को किस क्रम पे किसको 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 कैसे कैसे रखना है। भाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा एकदम से सरल और सहज होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाए आप कहना क्या चाहते हैं, वो उसको उससे आपसे वो कोरिलेट कर पाए, जिससे आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है वो आपका परिचय पत्र होती है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड होती है। आप कहीं ना कहीं उस परीक्षक के सामने आपका एक खाका बनता है। क्यों? क्योंकि ना परीक्षक से इससे पहले आप मिले हैं और ना परीक्षक आपसे मिला है, ठीक। व्यर्थ का विस्तार, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जानकारियां आपके पास हैं लेकिन बेवजह नहीं लिखना है। जानते हैं इसलिए नहीं लिख देना है, हम जानते हैं तो लिख दें, ये नहीं। इसलिए इसको शुरू करने से पहले ही मैंने बताया कि आप निबंध लिखने वाले को लिखने से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि क्या नहीं लिखना है, तब जाके आप एक अच्छा निबंधकार, एक अच्छा लिखने वाले व्यक्ति बन पाएंगे। जब तक आप तय नहीं कर पाएंगे कि क्या नहीं लिखना है, तब तक आप अच्छा निबंधकार, एक अच्छे निबंधकार और अच्छे लेखक नहीं बन पाएंगे, ठीक। तो व्यर्थ का विस्तार नहीं होना चाहिए, जानकारी है इसलिए उसको नहीं उड़ेल देना है। विराम चिन्ह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इस पे अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं। एक चिन्ह जो होता है वो आपके पूरे वाक्य का अर्थ बदल देता है। आप देखेंगे, देखिए मैं आपको एक यहां वाक्य लिख रहा हूं, इससे आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब जैसे मैंने यहां लिखा, रोको मत जाने दो,
मैंने एक वाक्य लिखा है, रो को मत जाने दो, लिखा है। इस वाक्य का अर्थ आप समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति है जो इस वर्ग कक्ष से उठकर बाहर जा रहा है और मैं आपको कह रहा हूं कि मत रोको, उसे जाने दो। इस वाक्य का यही अर्थ है कि मत रोको, उसे जाने दो। तो मैं अभी कह रहा हूं कि उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। अब विराम चिन्ह की महत्वपूर्ण उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो विशेषता होती है, उसकी जो प्रासंगिकता होती है, अब आप देखेंगे। अब यहां पे हम ठीक, अब आपने यहां क्या किया, अब आपने यहां क्या किया है, कॉमा लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? वाक्य वही है जिसमें हम कह रहे थे कि रोको मत जाने दो, और यहां आपने विराम चिन्ह एक लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब हम उसी बच्चे को कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो। पहले हम कह रहे थे कि रोको मत जाने दो, वाक्य वही है, देखिए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें। हम आपको कह रहे थे कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। अब यही वाक्य कह रहा है कि रोको मत जाने दो। सिर्फ इस चिन्ह ने इस वाक्य का अर्थ बदल दिया, और जिस बच्चे को आप जाने दे रहे थे उसी बच्चे को अब नहीं जाने देना है, मीन्स उसे रोक लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि विराम चिन्हों पे ध्यान दें आप, उस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। उसके बाद वर्तनी स्पेलिंग जो आप करते हैं, जो आप लिखते हैं, इसलिए मैंने भाषा के विषय में चर्चा करते ही आपको बताया कि भाषा आपकी सरल हो, सहज हो, तो उसमें वर्तनी का जो आप प्रयोग करते हैं उसमें भी सहायता मिलती है। जिन वाक्यों से आप रोज रूबरू होते हैं, जिन्हें आप देखते हैं, मिलते हैं, जिन्हें आप रोज प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें वर्तनी का मिस्टेक होना, वर्तनी का गलत होना की संभावना कम होती है। लेकिन आप वैसे शब्दों का चुनाव जब करने लगते हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें आप वर्तनी में गलती करते हैं, और जैसे ही वर्तनी में गलती होती है तो परीक्षक जो होता है वो आपका अंक काटता है। ठीक, तो हमने आज चर्चा की कि तीसरा जो हमारा प्रश्न होता है, यानी कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा वर्ष में जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है 10 अंकों का होता है, जिसे निबंध लेखन होता है, उस पर हमने चर्चा की कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला पाए। ठीक, तो उसमें हमने देखा कि निबंध क्या होता है, कैसे होता है। फिर हमने देखा कि भाई निबंध को लिखते समय किन किन बातों पे हमको ध्यान देनी है, या किन किन बातों का उसमें प्रयोग करना है। फिर हमने देखा कि किसी भी विषय पे जब हम निबंध लिखना शुरू करेंगे तो बिंदुओं का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही विषय बदलेगा बिंदु भी बदल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक विषय पे जिन बिंदुओं के आधार पे हम निबंध लिखते हैं सारे विषयों पे उसी आधार पे लिखते हैं। ये स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी बिंदु को आप दूसरे विषय में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं लिखना है, और इन सभी चीजों से बचना है। आपको जानकारी है, जानकारी का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि उसको आप अपने कॉपी में डाल दें और जानकारी का बाढ़ ला दें। जितना प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उतना ही आपको लिखना है। ठीक, तो ये हमने सब देखा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे माध्यमिक वार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र होता है और उसमें जो तीसरा प्रश्न होता है जो 10 अंकों का होता है, इसमें मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर किसी दूसरे प्रश्न पे हम बात करेंगे, अपनी समझ को विकसित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।